हेलो, आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं और ये सीरीज डिवोटेड होगी उन एस्पायरेंट्स के लिए जो कि यूजीसी नेट 2020 में अपीयर होने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नेट का एग्ज़ाम जो होता है वो 2 पेपर्स में होता है। पेपर 1 जो कि जनरल एप्टीट्यूड होता है और उसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पेपर 2 ऑप्शनल पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है और पेपर 2 स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट होता है। हर एक व्यक्ति अपने स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट चूज करता है। और हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स का। अब वो टॉपिक होगा मैथमेटिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन। पेपर 1 का सिलेबस 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो इन टॉपिक्स में। ओके, तो जैसा कि 10 टॉपिक यहाँ दिया गया है और टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं, तो हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आता है और जो कि 10 मार्क्स का होता है। तो मैं आपसे इस सीरीज में इन 2 टॉपिक्स में बात करूँगा जिनका मूल्यांकन आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का होगा, और ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकें। इस सीरीज में मैं आपसे डायरेक्ट थ्योरी डिस्कस नहीं करूँगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से और उसमें हम क्वेश्चंस करते जाएंगे और उससे रिलेटेड मैं आपको थ्योरी देता जाऊँगा। क्वेश्चन से शुरुआत करने के पीछे मेरा रीज़न यह है कि जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो हम थ्योरी को अच्छे से समझ सकते हैं। उस समय जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, और सेकंड हम एग्जामिनेशन का पैटर्न को भी अच्छे से समझ पाएंगे। इस सीरीज़ में हम लोग 15 साल के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ओके, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और शुरुआत करूँगा मैं लेटेस्ट पेपर से जो कि दिसंबर 2019 में हुआ है। हर एक साल यूजीसी नेट यानी कि एनटीए नेट 2 पेपर्स लेती है, और इस तरह हम लोग 15 साल के टोटल 30 पेपर्स पर डिस्कस करेंगे। हर एक पेपर में 5+5 क्वेश्चंस होंगे, डैट मीन्स 300 क्वेश्चंस। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इन 300 क्वेश्चंस बनाने के बाद, समझने के बाद, आप जब इस एग्जाम में अपीयर हो तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकें इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड। सो शुरुआत करते हैं हम लोग इस सीरीज की, और पहला पेपर मैंने जो लिया है वो है दिसंबर 2019 का। इस सीरीज में 10 क्वेश्चंस आए थे मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड। उन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे और इन सारे क्वेश्चंस को करते हुए हम इसकी थ्योरी को भी समझेंगे। सो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए 50-year-old man has a son whose age is 2/5 of his age। यानी कि एक 50 साल का इंसान है और उसके बेटे की एज 2/5 है उसके एज की। ओके, आगे है आफ्टर हाउ मैनी द रेशियो ऑफ द एज ऑफ मैन टू हिज सन विल बी 5/3। कितने सालों बाद उसकी उम्र और उसके बेटे की उम्र का रेशियो 5/3 हो जाएगा, यह हमें निकालना है। और ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए ऑप्शन 10 ईयर्स, बी 15, सी 20 एंड डी 25। सो देखते हैं कैसे होगा। सो आपको क्या क्या दिया गया है आप देखिए। यहाँ पर जो आदमी है उसकी उम्र 50 ईयर्स दी गई है। ओके, सो फ्रॉम क्वेश्चन द एज ऑफ मैन कितना है 50 ईयर्स। ओके, तो उसके सन की उम्र कितनी होगी, द एज ऑफ हिज सन कितना होगा, जितना भी इसका एज था उसका 2/5 होगा। सो 2/5 ऑफ एज ऑफ मैन। ओके, सो 2/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एज ऑफ मैन कितना है 50 ईयर्स है। 50 मैंने पुट कर दिया ईयर्स में, ये कैंसिल हो जाएगा 10 से, सो ये हो जाएगा 20 ईयर्स। सो हम जान गए कि जो आदमी की उम्र है वो 50 साल है और उसके पुत्र की उम्र, उसके बेटे की उम्र क्या है 20 ईयर्स है। अब हमें निकालना है कि कितने सालों बाद यह रेशियो 5/3 हो जाएगा। अभी रेशियो कितना है 5/2 का है। ओके, इसकी 50 है, इसकी 20 है, कटेगा तो 5/2 आएगा। कितने सालों बाद यह रेशियो 5/3 हो जाएगा। तो हम सपोज करते हैं, लेट्स अज्यूम आफ्टर t years, okay, the ratio will become 5/3. So आफ्टर t years कितना होगा पिता की उम्र, जो आदमी था उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, द एज ऑफ मैन विल बी कितना हो जाएगा, ये इस समय एज उसकी 50 है। 30 सालों बाद उसकी एज कितनी होगी। तो आप एग्जाम्पल लीजिए, अभी मान लीजिए कि उस आदमी की उम्र कितनी है 50 है, 10 साल बाद कितना होगा
60 होगा, 20 साल बाद 70 होगा, 5 साल बाद 55 होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, जितना भी साल में दे रहा हूँ वो आप 50 में ऐड कर दे रहे हैं। 10 साल बाद 60 हुआ कैसे, 50 प्लस 10। 20 साल बाद 70 हुआ कैसे, 50 प्लस 20। सो टी सालों बाद क्या होगा उम्र, 50 प्लस टी। ओके, सो अभी से टी साल बाद जो आदमी है उसकी उम्र कितनी हो गई, 50 प्लस टी। अब ऐसा तो है नहीं कि आदमी की उम्र बढ़ेगी और उसके बेटे की उम्र नहीं बढ़ेगी। ओके, तो आदमी की उम्र टी साल बढ़ी तो बेटे की उम्र भी टी साल बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात। सो आफ्टर टी ईयर्स द एज ऑफ सन विल बी कितना होगा, 20 प्लस टी, क्योंकि अभी उसकी एज 20 है। टी समय बाद 20 प्लस टी होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी की उम्र 20 साल है तो 10 साल बाद कितना होगा, 20 प्लस 10। 20 साल बाद 20 प्लस 20, 50 साल बाद 20 प्लस 50, 15 साल बाद 20 प्लस 15, 30 साल बाद 20 प्लस टी। सो इन दिस वे दिस इज 20 प्लस टी। गॉट इट। अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, अब क्वेश्चन से क्या बोला गया आपको, हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ एज ऑफ मैन टू हिज सन विल बी 5/3। तो हमने माना टी साल बाद उसका रेशियो 5/3 होगा। सो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं टी साल बाद। वो क्या होगा, 50 प्लस टी ओके बाई 20 प्लस टी, यह कितना हो गया है 5/3। क्वेश्चन में दिया गया हमें कि कितने सालों बाद, क्वेश्चन में पूछा गया है कितने सालों बाद जो रेशियो है वो 5/3 होगा। हमने माना टी सालों बाद हो जाएगा तो टी हमने रख दिया 50 प्लस टी, रेशियो 20 प्लस टी इक्वल 5/3। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा 50 प्लस टी, और यहाँ पर 5 इंटू 20 प्लस टी। ओके, आगे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 50 150 होता है, 3 इंटू टी 3t होगा, 5 इंटू 20 100 होगा, 5 इंटू टी 5t होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। तो हम टी को सेपरेट करेंगे, अकेला करेंगे। तो यहाँ पर 5t बड़ा है तो हम उधर ही इसको ले जाएंगे, तो 150 जैसे तैसे रहेगा, और ये 100 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ आएगा तो माइनस, और यहाँ 5t रहेगा और ये प्लस टी उधर जाएगा तो -3t। सो 5t माइनस 3t इक्वल्स 2t, और ये हो गया 50। इसलिए t इक्वल्स 50/2 एंड दिस इज 25। यानी कि 25 सालों बाद जो रेशियो आदमी और उसके पुत्र की है 2/5, वो हो जाएगा 25 सालों बाद 5/3। सो आंसर विल बी 25 ईयर्स। गॉट इट। तो ये था कन्वेंशनल मेथड कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है तरीके से। बट एग्जामिनेशन में कभी कभी आपको समय कम पड़ जाता है, उसके लिए कुछ ट्रिक्स भी होने चाहिए कि इसको कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे। तो इसका ट्रिक मैं बताता हूँ अभी, इसको आप नोट कर लें। तो सेकंड तरीका देखते हैं शॉर्टकट, और शॉर्टकट मेथड होगा यहाँ पर कि आप ऑप्शन से इसको चेक कर लें। तो हमें पता चल चुका था कि जो मैन की एज है, ओल्ड मैन की एज वो 50 है, ओके, और उसके सन की एज है 20। ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया कितने साल बाद रेशियो 5/3 हो जाएगा, तो हम पहला ऑप्शन क्या है 10, तो 10 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी 60, और इसकी एज कितनी हो जाएगी 30। रेशियो कितना होगा 60/30 2, 60/30 दिस इज 2, बट हमें रेशियो चाहिए 5/3, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। गॉट इट। सेकेंड ऑप्शन 15 ईयर्स। ओके, तो 15 जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 15 65, 20 प्लस 15 35। 65 और 35 पर जब रेशियो करेंगे आप तो ये मिलेगा आपको 7, यह मिलेगा 13/7, बट आपको चाहिए 5/3, तो ये भी नहीं होगा। 20 रखेंगे तो यह रेशियो कितना हो जाएगा 50 प्लस 20 70, 20 प्लस 20 40, रेशियो होगा 7/4, ये भी नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन हम रखेंगे 25 ईयर्स। तो 3 जब नहीं हुआ तो चौथा ही ऑप्शन होगा, फिर भी चेक करते हैं हम। 25 जब रखेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 25 75, और 20 प्लस 25
45। सो 75/45 हम देखते हैं। सो 15 से 5 टर्म्स में कटेगा और 15 से 3 टर्म्स में कटेगा 5/3। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म x इन द फॉलोइंग सीरीज। सो आपको एक सीरीज दी गई है जिसमें 4 नंबर्स दिए गए हैं और आपको सीरीज के प्रॉपर्टी पहचान कर 5वां नंबर बताना है। तो देखते हैं क्या होगा। तो सीरीज जो जनरली होती है वो किसी प्रॉपर्टी के आधार पर लिखी जाती है और उसे हम उसी प्रॉपर्टी को हमें पहचानना होता है। तो देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है। सो ये 4 है पहला टर्म, सेकंड टर्म 12 है, थर्ड टर्म 42 है एंड फोर्थ टर्म 168 है और हमें नेक्स्ट टर्म पहचानना है। ओके, तो हमें पैटर्न ढूंढना है इसका। देखते हैं पैटर्न क्या होगा। तो 4 × 3 क्या होगा, 12 होगा। ओके, गॉट इट। 4 × 3 12 होगा और 12 × 3 36 होगा, बट ये 42 है। तो 4 करके देखते हैं। 12 × 4 48 होगा, ज़्यादा हो जा रहा है। 36 कम हो रहा है, 48 ज़्यादा हो जा रहा है। तो उसके मिड का हम रख के देखते हैं। 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया ये 12 × 3.5 आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सो 35 × 2 70, 7, 25 × 1 25, 35 × 1 35 प्लस 7 42। सो यहाँ पॉइंट था, तो दिस इज 42। तो यहाँ 42 है। इन दिस वे ये 3.5 से मल्टीप्लाई किया गया नेक्स्ट टर्म को। उसके बाद 42 × 4 168। तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 3.5 से, फिर 4 से, अब क्या होगा 4.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके, तो 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 168 को। 45 × 8 होता है 360। ओके, हमारे हाथ मार्जिन आया 36। 45 × 6 270 एंड 36 यानी कि 306 और हमारे हाथ में मार्जिन आया 30 का। और 45 × 1 45 एंड हमारे हाथ में मार्जिन कितना था 30, दैट मीन 75। और यहाँ पे एक पॉइंट था तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा 756। सो 756 इज थर्ड आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो सीरीज का कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको उसमें पैटर्न ढूंढना है। तो हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, हम अराउंड 15 ईयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो उसमें हमें कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके थ्रू हम और भी सीरीज के क्वेश्चंस को समझेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 1%, देन बाई व्हाट परसेंटेज द एरिया ऑफ स्क्वायर विल इंक्रीज। मतलब कि एक स्क्वायर दिया गया आपको और उसका जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड बराबर होते हैं। तो ये चारों साइड बराबर है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ओके, अब बोल रहा है कि अगर उसका साइड 1% से बढ़ा दिया जाए, 1% बढ़ा दिया जाए, मतलब साइड कुछ बड़ा कर दिया जाए 1%। सो थोड़ा मैंने साइड क्या किया, बढ़ा दिया, हल्का सा बढ़ा दिया इसको। गॉट इट, हल्का साइड मैंने बढ़ा दिया। ओके, तो साइड कुछ बढ़ गया, ये हो गया नया साइड। ओके, और ये कितना होगा 5.05, क्योंकि 1% का इंक्रीमेंट है और 5 का 1% होता है 0.05, तो ऐड कर दिया मैंने। तो नया साइड हो जाएगा 5.05। तो पहले ये एरिया था, इसका एरिया मतलब जितना जगह उसने कब्जे में लिया हुआ है। ये मेरा हाथ है, मैंने यहाँ रखा, तो जितना जगह मेरे हाथ ने कब्जे में लिया इस बोर्ड का, वो उसका एरिया हो जाएगा। गॉट इट। उसी तरह इस बोर्ड पर इस स्क्वायर ने इतना जगह कब्जा में ले लिया अपने, तो ये इसका एरिया हो गया। और ये एरिया कितना होगा, एरिया स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए क्या है, साइड है। साइड यहाँ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नया एरिया जो इसने कब्जे में लिया है वो कितना होगा, न्यू एरिया, यह हो जाएगा 5.05 इंटू 5.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कुछ वैल्यू मिलेगी, दैट मच सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, सो दिस विल बिकम 25.50। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको है कि एरिया
कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है। आपसे ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन है कि एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है। तो खैर हम दोनों निकाल लेते हैं कि एरिया कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है और कितना इंक्रीज हो रहा है दोनों, कि किसी क्वेश्चन में अगर पूछे तो आप आसानी से बना सकें। तो इंक्रीज इन एरिया, तो सपोज कीजिए कि आप कहीं जॉब करते हैं और आपकी सैलरी है 20,000, ओके, और न्यू सैलरी बढ़ के 25,000 हो जाती है। तो आपसे पूछेंगे कि आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो क्या बताएंगे? 5,000। कैसे? आपकी न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी। उसी तरह इंक्रीज इन एरिया मीन्स न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया। न्यू एरिया कितना है? 25.50। इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, 50 तक लिखते हैं, केवल 2 पॉइंट तक, पॉइंट के बाद माइनस ओल्ड एरिया। ओल्ड एरिया कितना था? 25। ये कितना है टोटल? सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो हमें कितना मिला? दिस इज 0.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? अब हमें निकालना है कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है। तो जब भी आपको परसेंट पूछे किसी भी क्वेश्चन में, ये एक्चुअली परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो परसेंट जब भी पूछे तो परसेंटेज इंक्रीज अगर आपको पूछता है तो परसेंटेज इंक्रीज आप बोलेंगे इंक्रीज इंटू 100 अपॉन ओल्ड वैल्यू। यह क्वेश्चन, यह फॉर्मूला आपको हमेशा काम आएगा जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीज पूछे, परसेंटेज प्रॉफिट पूछे, परसेंटेज लॉस पूछे। तो जस्ट आप क्या करेंगे? परसेंटेज इंक्रीज है तो इंक्रीज इंटू 100 बाई ओल्ड वैल्यू। अगर परसेंटेज प्रॉफिट पूछता है आपको तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई ओल्ड वैल्यू मीन्स कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज लॉस पूछे अगर तो लॉस इंटू 100 बाई ओल्ड वैल्यू मीन्स कॉस्ट प्राइस इन केस ऑफ मनी। सो हमें क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो इंक्रीज इंटू 100, इंक्रीज कितना हुआ है? 0.50 का, 0.50 इंटू 100 बाई ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू कितनी है? 25। तो 25 इंटू 4। सो 0.5 इंटू 4 क्या होगा? 0.5 इंटू 4, 0.5 मीन्स 1/2, और 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 4 दैट मीन्स 2। तो आपको परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया क्या मिला? 2%, और ऑप्शन भी आपका 2%। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट? तो ये था कन्वेंशनल वे, बट इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप इतना डिटेल में जा सकें। आप इसको तब तक नोट करें, क्योंकि हमें दोनों तरीके आने चाहिए। गॉट इट? होगा। सो हमने कन्वेंशनल वे देख लिया, अब हम देखते हैं इसका शॉर्टकट तरीका, इस क्वेश्चन को आसानी से कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे। सो कभी भी आपको स्क्वायर दिया रहे या सर्कल दिया रहे और आपको अगर पूछा जाए कि साइड इंक्रीज हो रहा है या रेडियस इंक्रीज हो रहा है और एरिया में कितना का इंक्रीमेंट होगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, और वो फार्मूला होता है इंक्रीमेंट इन एरिया इक्वल्स 2 डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए का, डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए इंक्रीमेंट इन, ठीक है, स्क्वायर के केस में साइड का इंक्रीमेंट है, सर्कल के केस में रेडियस का इंक्रीमेंट है। एक और बात, जनरली जो भी इंक्रीमेंट होता है वो काफ़ी छोटा होता है। जैसे इस क्वेश्चन में इंक्रीमेंट दिया गया 1% का, साइड कितना था? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर में बस 1% का इंक्रीमेंट हुआ है, और यह काफ़ी छोटा इंक्रीमेंट है। आपको इसको रिलेट करते हुए मैं बताऊं कि कितना छोटा है। तो सपोज कीजिए कि आपकी पॉकेट मनी कभी 5 रुपये थी बचपन में, और उसको 1% का इंक्रीमेंट किया गया। आपके पिताजी ने बोला, आपके पापा ने बोला, डैडी ने बोला कि चलो आज से तुम्हारी पॉकेट मनी 1% बढ़ा दी गई। तो आपको पता है कितना इंक्रीमेंट हुआ जो ये घोषणा की गई? ऐसा 5 रुपया जो आपकी पॉकेट मनी थी उसकी 1% का इंक्रीमेंट होगा, तो वो 1% होगा 5 पैसा। तो आपकी पॉकेट मनी हुई 5 रुपया 5 पैसा। कोई खुश होने वाली बात है इसमें? मेरे हिसाब से तो नहीं। तो ये काफ़ी छोटा इंक्रीमेंट था। उसी तरह जनरली क्वेश्चंस जो भी आते हैं उसमें इंक्रीमेंट काफ़ी छोटा दिया गया था, उसमें इंक्रीमेंट काफ़ी छोटा दिया जाता है, जैसे 1%, 2% और मैक्सिमम 5%, उससे ज़्यादा का इंक्रीमेंट नहीं पूछा जाता है। तो इन दैट केस
ये तो जो डेल्टा ए है ऑलरेडी छोटा है, जब डेल्टा ए का स्क्वायर हम करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है और उसको हम जनरली इग्नोर कर सकते हैं। तो जनरल केस में जब इंक्रीमेंट बहुत छोटा हो उस केस में ये फॉर्मूला शिफ्ट हो जाता है टू डेल्टा ए पे ओनली, और यह पार्ट नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको आप जीरो मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी डेल्टा ए बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो एग्जांपल मैं बताऊँ आपको कि सपोज कीजिए 0.1 है और जब इसका स्क्वायर करते हैं आप तो यह हो जाएगा 0.01। डैट मीन्स पहले ये 1/10 था, अब यह हो गया 1/100। पहले 1 रुपये को 10 आदमी में बांटा गया था, अब 1 रुपये को 100 आदमी में बांटा गया है, तो हर एक का हिस्सा घटेगा। तो कोई भी नंबर जो 1 से कम है, कोई भी नंबर जो 1 से कम है, नंबर्स विच इज लेस देन 1, ओके, नंबर्स विच इज लेस देन 1, उसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू और घटती है। और नंबर जो 1 से ज़्यादा है उनका स्क्वायर करेंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, वैल्यू बढ़ गई, पहले 2 थी अब 4 हो गई। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा, ओके। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 मिलेगा, पहले 15 था 225 हो गया अब। बट जब वैल्यू 1 से कम होती है, डेट मीन्स 0.5 लेंगे तो वो 0.25 हो जाएगा, मतलब पहले 50 पैसा था 25 पैसा हो गया, ओके। वो वैल्यू और घटती है। कोई भी 1 से नंबर जब कम होगा तो स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू घटेगी। कोई नंबर अगर a है और उसकी वैल्यू 1 से कम है तो a स्क्वायर और कम होगा, 1 से और कम हो जाएगा वो। डेट मीन्स a स्क्वायर जो होगा a से छोटा हो जाएगा, ओके। अगर नंबर a 1 है तो a स्क्वायर भी 1 ही होगा और a स्क्वायर और a इक्वल होगा, ओके। बट और अगर a ग्रेटर देन 1 है तो a स्क्वायर 1 से काफ़ी बड़ा होगा और इन दिस केस a स्क्वायर a से बड़ा होगा। तो ये थी जनरल बातें। इसका फिलहाल क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये फार्मूला क्या होगा, डेल्टा ए बहुत छोटा हो जाएगा तो ये फार्मूला हो जाएगा 2 × डेल्टा ए, ओके। और डेल्टा ए क्या है, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन साइड, ओके। और हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन एरिया। सो इन दिस क्वेश्चन ये परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा, सॉरी। इन दिस क्वेश्चन परसेंटेज इंक्रीमेंट इन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ये 2 × डेल्टा ए। डेल्टा ए कितना है, 1% है, 2 × 1% 2%। तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके। तो हमने दोनों तरीका देख लिया, कन्वेंशनल तरीका भी और शॉर्टकट तरीका भी, फॉर एग्जाम पर्पस और वो सीखने के पर्पस से, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन बाय 3 आइटम्स ऑफ ₹1500 ईच एंड 2 आइटम्स ऑफ 1800 ईच फ्रॉम शॉपिंग मॉल। एक आदमी है जो शॉपिंग मॉल से टोटल 5 आइटम्स खरीदता है और जो 3 आइटम्स थे वो 1500 रुपये करके थे। मतलब कि 3 आइटम्स जो थे, सपोज कीजिए उसने 3 शर्ट्स लिया, कितना क्या लिया, 3 शर्ट्स, तो 3 शर्ट उसका कितने का था, 1500 का एक था, तो 3 शर्ट का टोटल कितना प्राइस हो गया, 4500, ओके। और 2 आइटम उसने और लिया जिसका प्रत्येक का दाम था 1800। तो 2 आइटम मैंने मान लिया कि 2 जीन्स उसने लिया, तो 2 जीन्स कैसे करके लिया, एक जीन्स 1800 का था, तो 1800 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 3600, ओके। तो टोटल उसने कितने का सामान खरीदा, 6 × 5 = 11, 4 × 3 = 7 = 8, 8100 रुपये का, गॉट इट। उसने टोटली 8100 का सामान खरीदा, तो उसका बिल बना 8100 का। बट उसे जब वो काउंटर पर गया तो उसे 10% का डिस्काउंट दिया गया, या फिर शॉपिंग मॉल में डिस्काउंट चल रहा था कि आप टोटल आइटम जितना लेंगे उस पर 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो उसको डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट मिला 10% ऑफ टोटल बिल, गॉट इट। और मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है बाई 100। जब भी आपको परसेंटेज मिले आप बाई 100 कर देंगे, ओके। सो इसको मैंने बाई 100 कर दिया। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना। टोटल बिल कितना है, 8100 का है, ये कट जाएगा यहाँ पर ऊपर नीचे और ये हो जाएगा 810 रुपये। सो उस आदमी को डिस्काउंट कितना मिला, 810 रुपये का। कितना डिस्काउंट मिला, 810 का। तो टोटल उसने पे कितना किया,
टोटल पेएबल अमाउंट, उसने टोटल पे कितना किया, पे किया उसने 8100 में, उसको 810 का डिस्काउंट मिल गया। सो उसने पे कितना किया, सो 0 - 0 0, 10 - 1 9, ओके। और एक हमने यहाँ से लिया था तो ये हो जाएगा 0, 0 - 8 2। सो उसने पे किया 7290, गॉट इट। तो उस आदमी ने पे किया 7290 रुपया। बोला कि एवरेज कॉस्ट कितना पड़ रहा है। तो जब भी आपको एवरेज, ये क्वेश्चन एक्चुअली एवरेज का है, तो एवरेज का मतलब जब भी आपको पूछा जाए एवरेज, तो जब भी आपको क्वेश्चन एवरेज से आए तो एवरेज के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है जो हर जगह काम करेगा। एवरेज मीन्स टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, ओके। टोटल वैल्यू कितना पे किया उसने, 7290, 7290, ओके। और नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे, नंबर ऑफ आइटम्स ने टोटल कितना आइटम लिया, 5 आइटम्स, 3 आइटम और 2 आइटम, 5 आइटम, ओके। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 5 × 1 5। आप डिवाइड कर लेंगे इसको यहाँ पर, पहले मैं इसको बता देता हूँ ऐसे। ये हो गया 14, ओके। यहाँ पर 2 है तो 5 और 8, 1458। आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे अपना, 7290, 5 × 4 20, 5 × 5 25, 1458। सो दिस इज योर आंसर। सो ये हो गया आपका आंसर। काफ़ी आसान था ये, और इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी आसान था। इसको हम तुरंत ऐसे ही बना सकते हैं। 1500 × 3 4500 और 1800 × 2 3600, दोनों को हम जोड़ेंगे हमें 8100 मिलेगा। 10% का डिस्काउंट मिला हमें तो 810 का डिस्काउंट हो गया। हमने तुरंत माइनस कर लिया 7290, 5 आइटम लिए थे, डिवाइड कर दिया आंसर, गॉट इट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1 विच इज साइमल्टेनियसली स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ सर्टेन। क्वेश्चन ये कहता है कि आपको वो नंबर निकालना है जो कि 1 से बड़ा है, ओके, और वो स्क्वायर भी है किसी चीज़ का और क्यूब भी है। तो 1 से बड़ा नंबर जो कि किसी का स्क्वायर हो और क्यूब भी होगा, ओके, जो किसी संख्या का स्क्वायर भी होगा और क्यूब भी होगा। तो हम काम करते हैं, नेचुरल नंबर्स लेते हैं, उनका स्क्वायर क्यूब दोनों लिखते हैं और देखते हैं कौन ऐसा नंबर है जो किसी चीज़ का स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। तो हम 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो 1 मिलेगा और क्यूब भी 1 मिलेगा। ये स्क्वायर है और एक क्यूब है। 2 का स्क्वायर 4, क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 4, क्यूब 512, 9 का स्क्वायर 81 और क्यूब 729 और 10 का स्क्वायर 100 और क्यूब 1000। उसी तरह 11 का स्क्वायर 121 और 13 से 31 और आगे। उतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली हमारा काम यहीं तक हो जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर जो है जो स्क्वायर में भी आया है और क्यूब में भी आया है। तो एक 1 मिला हमें जो स्क्वायर में भी है और क्यूब में भी है। 4 कहीं है इसमें, नहीं है। 9 कहीं है इसमें, नहीं है। 16 कहीं है इसमें, नहीं है। 25 कहीं है इसमें, नहीं है। हमें वैसा नंबर चाहिए जो स्क्वायर में भी हो और क्यूब में भी हो। तो स्क्वायर में 36 है, क्यूब में 36 है कहीं, नहीं है। 49 है, नहीं है। 64 है, ओके। तो हमें वो नंबर, 2 नंबर ऐसे मिले जो कि किसी का स्क्वायर भी है और क्यूब में है, जो कि किसी का स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। तो पहला नंबर 1 है और दूसरा नंबर 64 है, ओके। और आगे भी हमें कुछ मिलेगा बट हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर होगा 1 और 64। बट हमें दिया गया है कि जो नंबर होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, तो यानी 1 हम नहीं लेंगे, 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा कौन सा नंबर होगा, 64 होगा। सो आंसर विल बी 64, ओके। आप आसानी से इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, नंबर वैसा जो स्क्वायर भी हो किसी चीज़ का और क्यूब भी हो। तो ऑप्शन आप देख लेते हैं, 8 किसी का स्क्वायर है ही नहीं तो यहीं ख़त्म हो गया। 9 3 का स्क्वायर है बट 9 किसी का क्यूब नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। 36 इज स्क्वायर ऑफ 6, ये 6 का स्क्वायर तो है बट 36 किसी का क्यूब नहीं होता है, किसी नेचुरल नंबर का क्यूब नहीं है ये। 64
यह 64 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। 64 8 का स्क्वायर भी है, यह 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। सो इन दिस वे ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, ये किसी नंबर का स्क्वायर भी है और किसी नंबर का क्यूब भी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम हर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, और उन क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में बांटा था। पहला पार्ट हम इंडिविजुअल क्वेश्चंस को करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। उन सारे क्वेश्चंस की मदद से हम डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि संख्या की व्याख्या को सॉल्व करेंगे, जिसमें जिन मेनली क्वेश्चंस आते हैं बार चार्ट से, पाई चार्ट से, उन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम।